तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एनिमे हिंदी वर्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी। अगर नारुतो फुइंजुत्सु का अद्भुत प्रतिभाशाली होता तो क्या होता? तो चलिए, बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 1। नारुतो उज़ुमकी को एक समस्या थी। उसे यह बात बचपन में ही समझ आ गई थी। उसे लगता था मानो हर कोई किसी सांकेतिक भाषा में बात कर रहा हो जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता था। मानो कुछ बारीकियां हों या कुछ ऐसा हो जिसे वो बूझ न सके। लोग उसे समझ से परे लगते थे, फिर भी वे उसे आकर्षित करते थे। वो लोगों को ध्यान से देखता था ताकि उनमें कोई पैटर्न ढूंढ सके, और कभी कभी उसे लगता था कि उसे पैटर्न मिल गया है, लेकिन वह उतना स्पष्ट नहीं था जितना वह चाहता था। लोग वाकई उलझन भरे थे। मामला और भी बिगड़ गया क्योंकि ये लोग, पता नहीं क्यों, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब वह 7 साल का था तो उसने एक स्थानीय दुकानदार से पूछा कि वह उस छोटे सुनहरे बालों वाले लड़के को इतनी गंदी नज़रों से क्यों देखता है और क्यों सब लोग ऐसा करते हैं। हालांकि उज़ुमकी ने सवाल पूछने का सही तरीका नहीं अपनाया। क्या बात है? वह सज्जन ये सुनकर चौंक गए कि वह बदनाम बच्चा उनसे सीधे और इतने बेबाकी से बात कर रहा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, चले जाओ, दुकानदार ने कहा, जिससे नारुतो ने हैरानी से अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। हाँ, है। तुम मुझे नापसंद करते हो, पर मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों? ये सुनकर वह आदमी घबरा गया। वो उस बच्चे को बताना चाहता था कि वह उसे नापसंद नहीं करता, बल्कि उससे डरता है। उसे नहीं लगता था कि वह बच्चा लोमड़ी है, पर एक छोटा बच्चा उसे कैसे संभाल सकता है? अगर उसे चोट लग जाए, वह परेशान हो जाए या मर भी जाए तो क्या होगा? लेकिन एक बच्चे से डरना कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक आम नागरिक के लिए भी नापसंदगी, उपेक्षा और बहिष्कार डर महसूस करने से बेहतर था। लेकिन वो ये कह नहीं सका, अपनी शर्म स्वीकार नहीं कर सका। ऐसा करने से उसकी जान को खतरा था, इसलिए उसने बस उस छोटे बच्चे को झाड़ू से झाड़ दिया और बाकी दिन के लिए अपनी दुकान बंद कर दी। वह पूरी रात शराब पीता रहा, ये सोचने की कोशिश करता रहा कि उससे डरना कितना अन्यायपूर्ण है, और उसे पता भी नहीं था कि ऐसा क्यों है। उस दिन नारुतो ने कई और लोगों से पूछा और सबको वही जवाब मिला। उसके दादाजी ने उसे लोगों से पूछना बंद करने को कहा क्योंकि वे कुछ नहीं बता रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे खुद भी कुछ नहीं बताएंगे। नारुतो समझ गया कि वह हार गया है, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसे अपना जवाब नहीं मिलेगा तो वह होकागे से एक एहसान मांगकर उसे कुछ रियायत दे देगा। क्योंकि नारुतो को लोग समझ नहीं आते थे, अगर वह लोगों को नहीं देख रहा होता तो अपना ज्यादातर समय या तो पढ़ने में या जंगल में खेलने, अभ्यास करने में बिताता था। किताबें उसे समझ आती थीं, प्रकृति उसे समझ आती थी। नारुतो जोर देकर कहता था कि लोग उसे समझ नहीं आते, और इसी समझ की कमी के कारण शुरुआत में स्कूल में उसका प्रदर्शन इतना खराब रहा। युवा उज़ुमकी बेवकूफ़ नहीं था, बस उसे अकादमी के पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आता था। वे आपको एक किताब पढ़ने के लिए कहते हैं और फिर वही जानकारी आपको उसी तरह से पेश करते हैं जैसे किताब में दी गई है। ये कैसी सीख है? ये तो रट्टा मारना है, और उसे इससे ऊब होती थी। इरुका सेंसेई नारुतो को और मेहनत करने के लिए बहुत डांटते थे। नारुतो कहता था कि अगर उन्हें कुछ काम की बात सिखाई जाए तो वो मेहनत करेगा। नारुतो को लगता था कि उन्हें जो समझाया जाता था वो बिल्कुल बेकार था। क्लोन जुत्सु इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। नारुतो क्लोन जुत्सु नहीं कर पाता था। उसे पता था, इरुका सेंसेई को भी पता था, उसके सारे क्लास के स्टूडेंट्स को भी पता था। जब नारुतो सलाह मांगता था तो उसे सिर्फ चक्रा पर नियंत्रण की कमी के बारे में बेतुकी बातें सुनने को मिलती थीं। नारुतो, बस अपने चक्रा नियंत्रण में सुधार करो। इसका क्या मतलब है? आप अपने चक्र पर जितना बेहतर नियंत्रण रखेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपनी जुत्सु का प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन नियंत्रण का क्या मतलब है? क्या इसकी कोई इकाई है? क्लोन जुत्सु में चक्र की कितनी इकाइयां लगती हैं? तुम्हें बस इसे महसूस करना होगा, नारुतो। तुमने तो सरासर निराशा ही दी है, अनजान जिंचुरिकी ने कहा, और इरुका ने 8 साल के बच्चे को अपनी कक्षा से बाहर जाते हुए देखा। नारुतो को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसका ताइजुत्सु ठीक ठाक था, लेकिन सीमित था क्योंकि उसके पास कोई प्रशिक्षण साथी नहीं था, और इसी वजह से उसमें कुछ बुरी आदतें विकसित हो गई थीं। बिना किसी मदद के वह जो कौशल विकसित कर सकता था, वे कक्षा में सर्वश्रेष्ठ में से थे, न तो शीर्ष पर और न ही औसत दर्जे के। 8 साल के नारुतो ने हमेशा के लिए एक अनजान देश में अजनबी बनकर रहने और लोगों या उनकी चीज़ों को कभी पूरी तरह न समझने का मन बना लिया था। लेकिन एक दिन इरुका सेंसेई ने उसे फुइंजुत्सु का एक छोटा सा प्रदर्शन दिखाया। सुनहरे बालों वाला नारुतो तुरंत मोहित हो गया। वह इसे समझा तो नहीं सकता था, लेकिन ये सब उसे समझ में आ गया, प्रतीक, उनका प्रवाह और उसका अंतिम परिणाम। वो उस कला को सीखना चाहता था, बल्कि उसे सीखने की सख्त जरूरत थी। उसने इसके लिए ओजी-सान से भी मदद मांगी। नारुतो, अब तुम्हें फुइंजुत्सु की बुनियादी बातों का भी बहुत ध्यान रखना होगा और तुम्हारी लिखावट एकदम सही होनी चाहिए।
अगर मैंने तुम्हें लापरवाही करते देखा तो मैं तुम्हारे सारे सामान तुमसे छीन लूंगा जब तक तुम परिपक्व नहीं हो जाते। गैर जिम्मेदार की परिभाषा बताइए ओजी-सान। जिन चीजों के लिए आपने ठीक से तैयारी नहीं की है उन्हें करने की कोशिश करना, अपने कौशल को मजबूत करने के बाद भी स्तरों को जल्दबाजी में पार करना। अगर मैं अगले स्तर पर जाने से पहले किसी प्रोजेक्ट या परीक्षा के माध्यम से आवश्यक कौशल का प्रदर्शन करूं तो कैसा रहेगा? नारुतो ने पूछा। इतना पर्याप्त होगा। तो फिर हमारी सहमति बन गई, सुनहरे बालों वाले लड़के ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। बूढ़े होकागे ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। जोर से पढ़ने के अभ्यास से नारुतो के बोलने का तरीका थोड़ा ऊंचा हो गया था। जैसे जैसे विषय कठिन होते गए वैसे वैसे उसके शब्दों का चुनाव भी बेहतर होता गया। आखिरी बात, चाहे तुम्हें फुइंजुत्सु कितना भी दिलचस्प लगे, तुम अकादमी छोड़ नहीं सकते, हिरुज़ेन ने कहा और लड़के के रूठे चेहरे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे भी पहले ऐसी ही समस्या हुई थी और वह जानता था कि नारुतो को अकादमी में नियमित रूप से जाना होगा, वरना वो अपनी रुचियों को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। जिस दिन नारुतो को फुइंजुत्सु पर 10,000 पन्नों की किताबें, सुलेख पर कई मार्गदर्शिकाएं और सुलेख सेट मिला, वो दिन उसके लिए जीवन बदल देने वाला था। उसने पूरे शैक्षणिक वर्ष में अपने चुने हुए विषय में लगातार प्रगति की। उसने किताबों से पढ़ाई के मामले में लगभग सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी व्यवहारिक अभ्यासों में अच्छा प्रदर्शन किया। इरुका सेंसेई खुश नहीं थे, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि नारा वंश का उत्तराधिकारी भी पढ़ाई में बस न्यूनतम स्तर ही रखता था। अकादमी वर्ष के अंत तक वह पहले 2 खंड पूरे करने में कामयाब हो गया था, हर 2 महीने में 1 खंड आगे बढ़ता हुआ। हिरुज़ेन अब भी प्रभावित था। पहले 2 खंड बुनियादी बातों पर आधारित थे, जैसे मोहरों की पहचान, मोहरों की मूलभूत भाषाएं और अंत में भंडारण मोहर। दूसरा खंड सिंक्रोनाइज्ड और स्थानीयकृत प्रतिक्रियाओं यानी विस्फोटक टैग और बहुआयामी सरणियों के निर्माण का परिचय था। जब नारुतो के दादाजी ने उसकी प्रशंसा की तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो दादाजी ने कहा कि यह कई भावनाओं का मिश्रण हो सकता है। प्रशंसा मिलने पर व्यक्ति को गर्व और सम्मान का अनुभव होता है, और यह भावना तब और बढ़ जाती है जब कोई करीबी व्यक्ति सच्चे मन से प्रशंसा करता है। ये पहली बार था जब नारुतो को एहसास हुआ कि एक ही समय में कई भावनाएं महसूस की जा सकती हैं। उसे ये भी समझ आया कि लोगों की प्रतिक्रियाओं के पीछे के कारणों को लेकर उसके सिद्धांत जटिल हो गए हैं, क्योंकि वह उनकी भावनात्मक स्थिति के बारे में गलत धारणाएं बना रहा था। उसे नए सिरे से सोचना पड़ेगा। गर्मी की छुट्टियों के दौरान नारुतो ने अपनी सीलिंग क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार किया, जिससे उसके कई अन्य कौशल भी विकसित हुए। जैसे जैसे छुट्टियां नज़दीक आती गईं, उस सुनहरे बालों वाले लड़के को पता था कि उसे बहुत से काम पूरे करने हैं और बिना योजना के वो अप्रभावी रहेगा। उसके दादाजी ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुशल कार्यशैली के महत्व पर जोर दिया। नारुतो ने अपने दादाजी पर भरोसा करते हुए परियोजना प्रबंधन पर कई किताबें पढ़ीं। उसने सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित किया, जो था अपनी शिनोबी क्षमताओं में मौजूद कमियों को दूर करने का तरीका खोजना। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण था चक्रा नियंत्रण। इसके लिए उसे ये पता लगाना था कि उसका चक्रा नियंत्रण इतना खराब क्यों था। वो अपनी समस्या का समाधान मोहरों के जरिए ढूंढता था। उसकी फुइंजुत्सु किताबों का तीसरा खंड चक्रा नेटवर्क को नियंत्रित करने के बारे में था। इस खंड में बताया गया था कि चक्रा अवरोधक, पक्षाघात मोहरें, आघात टैग और यहाँ तक कि प्रतिरोध मोहरें कैसे काम करती हैं, वे चक्रा प्रणाली से कैसे जुड़ी होती हैं और शरीर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। इस खंड में चक्रा प्रणाली का विस्तृत आरेख और प्रत्येक टेनिकेत्सु का स्थान दर्शाया गया था। चौथे खंड में अवरोध और अन्य सुरक्षा मोहरों की शुरुआत, चक्रा और गति का पता लगाने की विधियां शामिल थीं। नारुतो ने अपने अवकाश के पहले महीने में ही इन्हें पूरा कर लिया और इनसे प्रेरित होकर उसने आगे कोई खंड नहीं पढ़ा। नारुतो अपने चक्रा नियंत्रण को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने 12 अलग अलग डिजाइनों पर प्रयोग किए, प्रत्येक पर दर्जनों प्रयास किए, तब जाकर उसे चक्रा मापने के लिए एक संतोषजनक सीलिंग एरे मिला। सौभाग्य से उसके ओजी-सान भी इसमें शामिल थे, जिससे तुलना करने का मौका मिला। सुनहरे बालों वाले नारुतो को आश्चर्य हुआ जब उसके चक्रा भंडार उसके ओजी-सान के बराबर थे और उसे एहसास हुआ कि यह सामान्य नहीं है। ये जानने के बाद वह तुरंत पुस्तकालय गया और चक्रा नेटवर्क के बारे में पढ़ा। उसे ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि उम्र बढ़ने, प्रशिक्षण के साथ किसी का चक्रा नेटवर्क फैलता है और चक्रा क्षमता भी बढ़ती है। उसने तर्क दिया कि उसका नेटवर्क अभी इतना परिपक्व नहीं था कि उसके चक्रा को संभाल सके और नियंत्रण अभ्यास से यह समस्या हल नहीं होगी। नारुतो को एहसास हुआ कि उसकी ऊर्जा का भंडार उसके चक्रा नेटवर्क में भर रहा है। उसे अतिरिक्त चक्रा को कहीं और मोड़ने का तरीका ढूंढना था, या अपने चक्रा नेटवर्क को इतना बड़ा करने का तरीका ढूंढना था कि वह उसके चक्रा प्रवाह को संभाल सके, या दोनों ही उपाय करने थे। जब वो एक अतिरिक्त चक्रा नेटवर्क के बारे में विचार कर रहा था, तभी उसे एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। उसके लिए इस तरह की मोहर खुद पर लगाना संभव नहीं था। एक और समस्या उसके शरीर पर बनी विशाल और जटिल मोहर थी।
जब वो अपने दादाजी के पास गया तभी उसे एक समस्या का हल मिला और दूसरी का। हिरुज़ेन के चेहरे पर परेशानी का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था जब उनके प्रिय सुनहरे बालों वाले बेटे ने शांति से उनके पेट पर बने निशान के बारे में पूछा। वो कभी कभी भूल जाते थे कि नारुतो एक पात्र है, एक बलिदान है, क्योंकि वह केवल अपने गोद लिए हुए पोते को ही देखते थे। लड़के का आमतौर पर कम देखभाल की ज़रूरत होना इसमें सहायक था। अगर वो कोई सवाल पूछता तो उसे जानकारी दे देते या कोई समझौता कर लेते और नारुतो अपने दिनचर्या में लग जाता। लेकिन लड़का अप्रत्याशित भी हो सकता था। बचपन में अकेलेपन के कारण उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना या दूसरों की भावनाओं को सही ढंग से समझना मुश्किल था। उसे अक्सर अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना पड़ता था और दूसरों को भी सीधे तौर पर बताया जाता था कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। नारुतो पर इस तरह के प्रभाव के अपराध बोध के अलावा हिरुज़ेन को ये भी नहीं पता था कि लड़का इस जानकारी को कैसे लेगा। हो सकता है वह इसे आसानी से स्वीकार कर ले या फिर यह उसे पूरी तरह से झकझोर दे। हिरुज़ेन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने कुछ ऐसा किया जो शिनोबी के भगवान के लिए उचित नहीं था। उसने उज़ुमकी को एक जुत्सु का लालच दिया, बशर्ते वह स्नातक होने तक मोहर के बारे में पता चलने का इंतजार करे और उसे समझने की कोशिश न करे। मुझे एक अर्ध स्वायत्त क्लोन चाहिए, क्या आपके पास ऐसा कुछ है? नारुतो-कुन, सभी शारीरिक क्लोन इस विवरण में फिट हो सकते हैं। सबसे अच्छा क्लोन जुत्सु कौन सा है? सर्वोत्तम विकल्प परिस्थिति के अनुसार भिन्न होता है। अमे या किरी में जल क्लोन उपयोगी और अधिक बोझिल नहीं होता है। पत्थर और मिट्टी के क्लोन टिकाऊ होते हैं। क्या वे सभी मौलिक क्लोन हैं? ओजी-सान, नहीं, एक और तरीका है। ये चक्रों पर काफी दबाव डालता है। मेरे पास चक्र है। सच है, मुझे पता है कि मुझे इसका पछतावा होगा, लेकिन मैं तुम्हें शैडो क्लोन जुत्सु सिखाऊंगी। पर नारुतो-कुन, तुम्हें कभी भी अपने क्लोन को अपने लिए स्कूल नहीं भेजना है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। क्लोन नष्ट होने के बाद अपनी यादें और अप्रयुक्त चक्रा वापस अपने निर्माता को भेज देते हैं। ओह, ये तो अब तक की सबसे बेहतरीन जुत्सु लग रही है। मेरे गुरुजी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम ऐसा सोचते हो। हिरुज़ेन ने नारुतो के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, जिससे लड़का मुस्कुरा उठा। वह नारुतो के स्वभाव को अच्छी तरह समझ सकते थे क्योंकि यह तोबिरामा गुरुजी के स्वभाव से मिलता जुलता था। उन्होंने नारुतो से अक्सर तोबिरामा के बारे में बात की थी ताकि उसे भरोसा दिलाया जा सके कि अपनी कुछ खासियतों के बावजूद वह एक महान निंजा बन सकता है। दोनों एक निजी प्रशिक्षण मैदान में गए जहां नारुतो अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ सुहावने पतझड़ के दिन का आनंद लेते हुए अपना सिग्नेचर जुत्सु सीखेगा। सर्दियों की छुट्टियों के शुरू होने से 2 हफ्ते पहले नारुतो ने अपना पूरक चक्र नेटवर्क सील पूरा किया। उसके क्लोनों ने बड़ी मेहनत से उसके शरीर पर इसे उकेरा और उसके कई टेनेकैत्सु पर बहुत छोटे छोटे सील बनाने पड़े। ये 5 घंटे की प्रक्रिया थी और उसे खुशी थी कि उसने अकादमी में ध्यान सत्र पर ध्यान दिया था। उसे पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन वह अभी भी ऊर्जावान था और अक्सर अपनी पढ़ाई में मन लगाने से पहले उसे दौड़ना या अभ्यास करना पड़ता था। क्लोनों ने सील को सक्रिय कर दिया और कुछ सेकंड के लिए दर्द हुआ, लेकिन कुछ मिनटों बाद दर्द कम हो गया। नारुतो पद्मासन में बैठ गया और चक्रा संचार का अभ्यास करने लगा। वह ये देखकर हैरान था कि उसका चक्रा प्रवाह कितना सहज हो गया था। उसे इसे निर्देशित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था। वह कृत्रिम नेटवर्क को चक्रा को निर्देशित करने में सहायक महसूस कर सकता था। उसने क्लोन जुत्सु का प्रयास करने से पहले 1 घंटे तक यह अभ्यास किया। उसके क्लोन अभी भी पूरी तरह से सही नहीं थे, लेकिन प्रगति हो रही थी। नारुतो ने निष्कर्ष निकाला कि उसे अभी भी चक्रा नियंत्रण पर काम करना होगा, बस यह उतना कठिन नहीं होगा और न ही वह जितना नियंत्रण प्राप्त कर सकता है उसकी सीमा बहुत कम होगी। छुट्टी के दौरान नारुतो ने अपने कई क्लोनों को चक्रा नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया। उसके गुरु ने उसे 5 तक सीमित कर रखा था। वे यथासंभव लंबे समय तक अपने शरीर पर पत्तियां चिपकाते रहे। नारुतो ने एक और समस्या का समाधान करने का फैसला किया। उसने देखा कि कबीले के बच्चे ताइजुत्सु में आगे बढ़ने लगे थे। नारुतो कबीले के बाहर के अधिकांश बच्चों को हरा सकता था, लेकिन कबीले के सभी बच्चों से उसे संघर्ष करना पड़ता था, सिवाय नारा के, जो कोशिश भी नहीं करता था। यह ऐसी बात नहीं थी जिससे वह खुश था। वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग खराब प्रदर्शन करें, लेकिन वह जीतना चाहता था, सर्वश्रेष्ठ न सही, बेहतर बनना चाहता था। उसके दादाजी ने कहा कि यह प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की भावना है। उन्होंने कहा कि ये भावनाएं सीमित मात्रा में ठीक हैं, लेकिन अगर नारुतो कभी भी अपने साथियों के खिलाफ जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए तो वह हद पार कर चुका है। सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करना ठीक है, लेकिन उसे दूसरों को नीचा नहीं देखना चाहिए या यह नहीं भूलना चाहिए कि अंततः वे सब एक ही पक्ष में हैं। इस भावना को नाम देना और इसकी सीमाएं जानना अच्छा था, लेकिन उसकी प्रेरणा का कारण जानने से उसकी समस्या हल नहीं होने वाली थी। उसने अपने ओजी-सान से इस बारे में विस्तार से बात की। उसे अकादमी की शैली पसंद नहीं थी, वो बहुत सख्त और साधारण लगती थी।
ओजी सान हंसे और बोले कि साधारण होना ही तो बात है। उन्होंने कहा कि अकादमी की लाइब्रेरी में अलग अलग शैलियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन नारुतो को ये पता होना चाहिए कि वह किस तरह की शैली सीखना चाहता है। नारुतो ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन आ गई। बिना दिशा निर्देश के नई शैली सीखने से वह उसी समस्या में फंस जाएगा जो उसे अभी हो रही थी। नारुतो और उसके क्लोन पूरी रात इस समस्या पर सोचते रहे। सुबह होने तक कोई हल नहीं निकला। ताइजुत्सु शैली को स्वयं सीखने की कठिनाइयां ये हैं कि काटा सही है या नहीं, ये न जानना और गलतियों या फॉर्म में खामियों का अभ्यस्त हो जाना। लेकिन उसके पास न तो कोई समर्पित शिक्षक था और न ही कोई परिवार जो उसकी मदद कर सके। इस विचार से उसे बेचैनी हुई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसे एक ऐसी विधि की आवश्यकता थी जिससे वह बिना किसी की निगरानी के अपने फॉर्म को पूर्ण रूप से सीख सके। सील सी इसका समाधान हो सकती थी। नारुतो ने सोचा, अगर वह एक ऐसी सील बना सके जो गति को रिकॉर्ड कर सके तो यह एक शुरुआत होगी। फिर वो एक ऐसा तंत्र बना सकता है जो उन पूर्व रिकॉर्ड की गई गतियों को आधार के रूप में उपयोग करे, और जैसे जैसे नारुतो काटा का अभ्यास करता जाए उसे एक हल्का झटका मिले जो उसे गलत गति करने पर सचेत करे। झटका न लगने का मतलब था कि उसने गति सही की है। ये सुरक्षा मोहरों में पाई जाने वाली कई तकनीकों का एक बेहद उन्नत अनुप्रयोग होगा। यह मुश्किल होगा, लेकिन नारुतो को पूरा भरोसा था कि वह इसे समझ लेगा। उसे बस एक ऐसे कुशल और रिकॉर्डिंग के लिए तैयार व्यक्ति को ढूंढना होगा। और हालांकि इससे एक समस्या हल हो जाएगी, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। परिपूर्ण काटा किसी को परिपूर्ण योद्धा नहीं बना देता। उसे अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसके साथ वह अभ्यास कर सके। जैसे ही अग्नि देश में सर्दी का मौसम शुरू हुआ, नारुतो ने अगला खंड पढ़ना शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन सुलेख का अभ्यास करता था और नई जानकारी आत्मसात करने के लिए अपने क्लोनों से पुराने ग्रंथों को पढ़वाता था। उसके दादाजी ने उससे कला के बारे में याद दिलाने का अनुरोध किया, लेकिन कारण नहीं बताया। 5वां खंड मध्यवर्ती सीलिंग सिद्धांत का परिचय था। इसमें नई भाषाएं, चक्र के बारे में विचार और लॉग और एल्गोरिदम की शुरुआत शामिल थी। इस खंड में निंजुत्सु के विभिन्न तत्वों को फुइंजुत्सु में अनुवादित करने के तरीके पर भी चर्चा की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से तत्वों को अवरोधों में समाहित करने और जुत्सु को दबाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उजुमकी के लिए ये कठिन था और उसे कई बाहरी ग्रंथों और अपने दादाजी से परामर्श लेना पड़ा, लेकिन उसने 3 महीनों में इसे पूरा कर लिया और वसंत से ठीक पहले इसे समाप्त कर दिया। छठे खंड का मुख्य उद्देश्य अनुप्रयोग था। इसमें लिखने की गति बढ़ाने की तकनीकें, चलते फिरते लिखने के तरीके, चट्टानों या नींव जैसी कठोर सतहों पर मोहरें उकेरने के तरीके बताए गए थे ताकि उनकी स्थिरता बढ़ाई जा सके। चक्र उत्कीर्णन नामक इस तकनीक से एक माध्यम के जरिए चक्र की एक केंद्रित सूक्ष्म किरण बनाई जा सकती थी। चक्र उत्कीर्णन दुर्लभ था क्योंकि स्याही आधारित या भौतिकीकरण विधियों की तुलना में इसमें अधिक समय लगता था, लेकिन यह अधिक समय तक टिकता था और बाहरी प्रभावों से अधिक सुरक्षित था क्योंकि मोहर के साथ क्रिया करने के लिए एक और उत्कीर्णन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए चक्र पर अच्छे नियंत्रण की भी आवश्यकता थी, जो पत्ती चिपकाने के अभ्यास से कहीं अधिक था। सौभाग्य से इस खंड में सतह और जल पर चलने के विभिन्न अभ्यासों के निर्देश भी शामिल थे। इन सभी अभ्यासों में महारत हासिल करने में 1 महीना और कई शिकायतें करने वाले ठंड से कांपते क्लोन लगे। लेकिन अंत में ये सब सार्थक हो गया क्योंकि नारुतो ने उत्कीर्णन के लिए सेनबोन का उपयोग करना शुरू कर दिया था और वह सप्ताहांत में इसे मनोरंजन के लिए करता था। मई के मध्य तक 9 वर्षीय उजुमकी ने मोशन कैप्चर तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि यह उसके समग्र विकास का एक छोटा सा हिस्सा ही साबित हुआ। उसने अपने ओजी सान को अपना विचार दिखाया और समझाया। उसने शैली भी चुन ली थी। ये पेचक सिलाट थी, एक ऐसी शैली जिसका अभ्यास मुख्य रूप से युद्धर्थ कुलों के युग में सबसे दक्षिणी जनजातियों द्वारा किया जाता था। अब इसका अभ्यास बहुत कम होता था, लेकिन उसके ओजी सान एक ऐसे व्यक्ति को जानते थे जो इससे परिचित था और उन्होंने जोनिन की मदद लेने का अनुरोध किया। नारुतो गर्मियों की छुट्टियों के 1 सप्ताह बाद जोनिन से मिला और वह व्यक्ति असामान्य था। नमस्कार, आप ही तो सबसे युवा नारुतो कुन हैं? कटोरे जैसे बालों वाला, हरे रंग के कपड़े पहने रहस्यमयी शख्स चिल्लाया। नारुतो होकागे के निजी प्रशिक्षण मैदान में था। इसमें कई खुले मैदान, एक बड़ा तालाब और कुछ चट्टानी संरचनाएं भी थीं, लेकिन ज्यादातर यह बेहद ऊंचे पेड़ों से ढका हुआ था। हाँ, हालांकि मैं अपनी कक्षा में सबसे छोटा नहीं हूँ, इसलिए मैं सबसे युवा भी नहीं हूँ, नारुतो ने उत्तर दिया। उसके दादाजी ने निंजा मिशनों के बाहर ईमानदार रहने के महत्व पर जोर दिया था। हा, जवानी उम्र से तय नहीं होती, नारुतो कुन। हमारे परम पूजनीय होकागे भी जवानी की लौ से जगमगा रहे हैं, गाय ने कहा और फिर एक अच्छे लड़के की तरह हाव भाव बनाए। नारुतो को उनके उत्साह से कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसे ये दिलचस्प लगा। तो एक रूपक? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, क्या हम शुरू करें? मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। योश, चलो शुरू करते हैं।
नारुतो ने गाय के शरीर के हर जोड़ पर सीलिंग टैग लगा दिए और फिर उस बड़े सील को सक्रिय कर दिया जिस पर उसने ताइजुत्सु मास्टर को खड़ा किया था। फिर वह आश्चर्यचकित होकर देखता रहा कि गाय ने इस विद्या में पाए जाने वाले हर प्रकार के प्रहार और जुरू का अभ्यास किया। इस शैली को क्रियान्वित होते देख नारुतो आश्वस्त हो गया कि उसने सही शैली का चयन किया है। ये तेज, लचीली और अप्रत्याशित हो सकती है। इसमें आक्रमण और बचाव के लिए पूरे शरीर का उपयोग होता है, साथ ही इसमें ग्रैपलिंग और टेकडाउन भी शामिल हैं। सुनहरे बालों वाला लड़का गाय की क्षमताओं से भी चकित था। वह आदमी तो अभ्यास को बड़ी आसानी से पूरा कर रहा था। नारुतो गाय पर इतना ध्यान केंद्रित था कि उसने अपने ओजी-सान को एक छोटे बंदर के साथ आते हुए देखा ही नहीं। जब ओजी-सान ने नारुतो का ध्यान अपनी ओर खींचा तो उजुमकी बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके ओजी-सान ने पहले ही बता दिया था। उसकी खुशी तब और बढ़ गई जब ओजी-सान ने समझाया कि वह अपने समन से कुछ बुकीजुत्सु फॉर्म रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, विशेष रूप से एक क्वार्टर स्टाफ के लिए, क्योंकि वह नारुतो पर अधिक जचता था, और एस्क्रिमा में इस्तेमाल होने वाली बेत की छड़ियों के लिए भी। नारुतो ने बिना समय बर्बाद किए समन के लिए और भी सील तैयार कर लीं। ओबू नाम का एक सफ़ेद और भूरे बालों वाला पुरुष था। गाय द्वारा प्रशिक्षण मार्गदर्शन पूरा करने के बाद नारुतो ने उसे धन्यवाद दिया और ओबू को तैयार करने चला गया। हो सकता है कि वह इसे पूरी तरह से व्यक्त न कर पाए, लेकिन तुमने उसे बेहद खुश कर दिया है, गाय। धन्यवाद, हिरुज़ेन ने अपने बुलाए गए व्यक्ति और अपने दत्तक पोते के बीच की बातचीत को देखते हुए कहा। होकागे समा, मैं इससे कम कुछ नहीं कर सकता था। और हालांकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन नारुतो कुन फुइंजुत्सु के मामले में किसी विलक्षण प्रतिभा का धनी लगता है। मैं इस बात से सहमत हूं। पहले मुझे चिंता थी कि वह गांव के किसी सुनसान इलाके में पेड़ से गिर जाएगा, और अब मुझे डर है कि वह खुद को उड़ा लेगा। उग्रता युवावस्था की एक विशेषता है। मुझे पता है, गाय, और मैं उसे ऐसा करने से कभी नहीं रोकूंगा। इससे उसे खुशी मिलती है और वह तेजी से प्रगति कर रहा है। अब अगर मैं उसे स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए मना सकूं, तो बाकी सब भी जान जाएंगे। क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? वो अपनी इच्छा अनुसार अच्छा प्रदर्शन करता है। उसे लगता है कि अकादमी में दी जाने वाली अधिकांश जानकारी अप्रासंगिक है। उसने एक बार तर्क दिया था कि यदि उससे होकागे के नाम याद करने की अपेक्षा की जाती तो पुस्तकालय में उनके बारे में इतनी सारी किताबें नहीं होती। इस पर गाय मुस्कुराया। जानकारी की अधिकता का मतलब यही है कि उसे जरूरत से ज्यादा समय तक याद रखना बेकार है। इस तर्क में कुछ हद तक सच्चाई है। ओह, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह बिना सामान्य ज्ञान या बुनियादी तथ्यों के इधर उधर घूमे, इसलिए मैंने उससे मेरे लिए ये करने को कहा और उसने बात मान ली। खैर, मुझे अब जाना होगा होकागे समा, लेकिन मैंने नारुतो कुन के लिए यह व्यायाम कार्यक्रम बनाया है ताकि वह अपनी नई ताइजुत्सु शैली का भरपूर लाभ उठा सके। एक बार फिर धन्यवाद, गाय। मुझे खुशी हुई। गाय की कसरत योजना ने नारुतो के सामने एक और समस्या खड़ी कर दी। नारुतो इस रूटीन से ज़्यादा फायदा उठाना चाहता था और खुद पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उसने एक संशोधित प्रतिरोध सील का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी जो पूरे स्तरों के बजाय प्रतिशत में बढ़ती थी। लेकिन वह अपनी प्रगति को सटीक तरीके से कैसे ट्रैक कर सकता था और अपने विकास का चार्ट कैसे बना सकता था, और ऐसा कैसे कर सकता था जिसके लिए क्लोन और बहुत सारे उपकरणों की ज़रूरत न पड़े। उसने अपने सभी 10 क्लोनों को एक समाधान सोचने का निर्देश दिया, क्योंकि उसके ओजी-सान ने उसे अपनी अधिकतम क्षमता बढ़ाने की अनुमति दे दी थी। अगले दिन जब वह उठा तो उनके समाधान से हैरान रह गया। इसे कारगर बनाने के लिए उसे मेडिकल निंजुत्सु और जेनजुत्सु की किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। उसने तय किया कि वह ये काम क्लोनों पर छोड़ देगा और उन्हें ही ज़्यादातर मेहनत करने देगा। उसे फुइंजुत्सु पर काम करना और नई नई चीज़ें पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसने यही बेहतर समझा कि क्लोनों पर यह काम छोड़ दे जबकि वह अपने शारीरिक कौशल को निखारने पर ध्यान दे। सिर्फ युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि जाल बिछाने और पीछा करने की कला भी, जैसा कि पिछले सत्र में सिखाया गया था। प्रतिरोध मुहर लगाने के बाद नारुतो हर सुबह उठकर दौड़ता था। वो सामान्य और निंजा दौड़ के बीच बारी बारी से अभ्यास करता था। फिर वो अपनी लचीलता बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग और ताकत बढ़ाने वाले व्यायाम करता था, जैसे कि कई तरह के पुशअप्स। इसके बाद वो अपनी मुहर खोलकर ताइजुत्सु और बुकीजुत्सु का अभ्यास करता था। वो हर अभ्यास पर 2 घंटे बिताता था, बारी बारी से स्टाफ और एस्क्रिमा के काम में लगा रहता था। रविवार को छोड़कर वो उसका आराम का दिन होता था। वो अपने दोपहर के भोजन के लिए शिकार करता और भोजन इकट्ठा करता, फिर 1 घंटे का आराम लेता। उसके बाद वो 1 घंटे तक शूरिकेन जुत्सु का अभ्यास करता। वो कुनाई, शूरिकेन और यहाँ तक कि सेनबोन का भी उपयोग करता, क्योंकि उसके पास नक्काशी के लिए ये सब थे। वो कुछ और स्ट्रेचिंग करता और फिर थोड़ी देर दौड़कर शरीर को आराम देता। उसके बाद घर लौटकर नहाता और दोपहर भर आराम करता। उसकी गर्मियों की छुट्टियां इसी तरह बीतती थीं और चक्रा नियंत्रण का अभ्यास करने या उसे आराम देने के अलावा उसके क्लोन उसकी नवीनतम समस्या को हल करने में लगे रहते थे।
सौभाग्य से उन्हें पुस्तकालय में वो सब मिल गया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी और जवाब भी एक ही कबीले से आए। चिकित्सा संबंधी जानकारी सुनाडे संजू से और जैनजुत्सु संबंधी जानकारी टोक्का संजू से मिली। नारुतो भी भाग्यशाली था क्योंकि हीलर एंड फाइटर, ए कॉम्बैट मेडिक्स जर्नी और फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, इल्यूजन्स एंड यू दोनों पुस्तकों में नारुतो को आवश्यक जुत्सु के प्रकार और चक्रा नियंत्रण में सुधार के लिए अतिरिक्त अभ्यास और सुझाव शामिल थे। अगला साल भी पिछले साल जैसा ही बीता। 10 साल का उजुमकी अभ्यास और पढ़ाई करता रहा, अपने दादाजी से मिलने और इचिराकू के भले लोगों के यहाँ रामेन खाने के लिए समय निकालता रहा। उसने कबीले के वारिसों के खिलाफ कभी कभार जीतना शुरू कर दिया और सैद्धांतिक कक्षाओं में भी थोड़ा और प्रयास करने लगा। इससे इरुका सेंसेई का दबाव कम हो गया और नारुतो ने तय किया कि यही काफ़ी है। एकमात्र व्यक्ति जिसे वो अभी तक हरा नहीं पाया था वो था उचिहा सासुके। वो लड़का ऐसे लड़ता था जैसे हार मौत हो और नारुतो को लगा कि आखिरी उचिहा अपने सहपाठियों को भविष्य के साथी नहीं मानता। उसके दादाजी ने कहा कि वो लड़का अकेला और दुखी है। नारुतो इस बात से सहमत था, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी उसे गांव वालों की याद दिलाती थीं और नारुतो उससे ज़रूरत से ज़्यादा निपटना नहीं चाहता था। उजुमिकी धीरे धीरे वॉल्यूम 7 को पूरा करने में जुट गया। इसमें सीलिंग अरेज को जोड़ने और विलय करने, विभिन्न अरेज को विलय के लिए पर्याप्त रूप से संगत बनाने या यदि वे संगत न हो तो पुल बनाने के बारे में बताया गया था। इसमें टाइमर या वजन या तापमान में परिवर्तन जैसी सक्रियण की अन्य विधियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। सील को सक्रिय करने के कई गैर चक्र तरीके थे। विशेषज्ञ भावनात्मक अवस्थाओं का उपयोग करके भी सील को सक्रिय कर सकते थे। इस किताब में और भी उन्नत प्रतीक और सीलिंग भाषाएं शामिल थीं, इसलिए नारुतो को धीरे धीरे काम करना पड़ा। वो अपने क्लोनों का ध्यान भी भटकाना नहीं चाहता था, जो लगातार प्रगति कर रहे थे। धीमी लेकिन स्थिर। इस शैक्षणिक वर्ष में घुसपैठ और सूचना एकत्र करने जैसे सरल शिनोबी कौशलों पर अधिक ध्यान दिया गया। इरुका सेंसेई ने दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग व्यक्तित्व अपनाने और एक विश्वसनीय झूठी कहानी बनाने के बारे में बताया। इरुका सेंसेई ने कहा कि हेंगे एक अच्छा अल्पकालिक समाधान था, लेकिन अधिकांश शिनोबी इसे समझ सकते थे। ये बात नारुतो को ठीक नहीं लगी और इसी से उसके मन में अपने पहले मौलिक जुत्सु का विचार पनपा। जुलाई के मध्य में एक विशाल पेड़ की छांव में नारुतो उजुमकी उत्साह से लगभग कांप रहा था। आखिरकार उसका काम पूरा हो गया था। वह अपनी रचना को सक्रिय करने के लिए तैयार था। अगर कोई नारुतो को देखता तो उसे नारंगी प्रतीकों वाले काले मोतियों के एक कंगन को घूरते हुए पाता। उनमें कुछ भी खास नहीं था, लेकिन यह सिर्फ एक चाल थी। नारुतो ने अपने चक्र को पहले मोती में प्रवाहित किया और महसूस किया कि चक्र उसके भीतर वापस आ रहा है। चक्र का प्रवाह रुकने से पहले वो 1 मिनट के लिए चमक उठा। फिर नारुतो ने दूसरे मोती में चक्र प्रवाहित किया और फिर एक ऐसी स्क्रीन उभर आई जिस पर केवल वही जानकारी देख सकता था। उसमें उसकी लंबाई, वजन, रक्त समूह, चक्र की विशेषताएं और सबसे बुनियादी निदान जुत्सु द्वारा प्रदान की गई अन्य जानकारी थी। नारुतो अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखना चाहता था और जानता था कि इसके लिए उसे अपने शरीर के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए, इसीलिए सुनाडे की किताब इतनी महत्वपूर्ण थी। टोक्का की किताब की मदद से वह उस जानकारी को एक जैनजुत्सु जैसी प्रक्षेपण में डाल सकता था, जिसे केवल ब्रेसलेट से जुड़ा व्यक्ति ही देख सकता था। नारुतो ने फिर तीसरे मनके में चक्रा प्रवाहित किया और दौड़ पड़ा। तीसरा मनका एक संशोधित ट्रैकिंग सील था, जो नारुतो को बताता कि वह कितनी दूर दौड़ा और कितनी तेजी से दौड़ा। डायग्नोस्टिक मनका उसके महत्वपूर्ण संकेतों और ऑक्सीजन के स्तर पर नजर रखता था। कुल 8 मनके थे, जिनमें से एक सुरक्षा कवच था जिसे वह किसी भी क्षण खड़ा कर सकता था। दूसरा एक संपीड़ित भंडारण सील था। फिलहाल सभी मनकों पर निशान नहीं लगे थे और नारुतो बस इस बात से बहुत खुश था कि उसका साल भर का प्रोजेक्ट सफल हो गया। कसरत के बाद नारुतो ने दी गई जानकारी देखी और मुस्कुराया। उसकी प्रतिरोधक क्षमता की मोहरें हट चुकी थीं और अब उसके पास एक आधारभूत स्तर था। उसने फैसला किया कि वह अगले 2 सालों में खुद को पूरी तरह से तैयार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। नारुतो दौड़कर घर गया और नहाया। नहाने के बाद उसने जैतून के रंग की कार्गो शॉर्ट्स और छाती के बीच में सफ़ेद सर्पिल वाली नीली कमीज पहनी। उसके क्लोनों ने उसे एक और मोतियों का कंगन दिया और उसने अपनी नीली सैंडल पहनकर होकागे टावर की ओर दौड़ लगाए। प्रतिरोधक क्षमता की मोहरें दोबारा सक्रिय न होने के कारण नारुतो बहुत तेज गति से चल पा रहा था। उसने शिष्टाचार का पालन किया और उसे अपने ओजी-सान, गुरु, से मिलने की अनुमति मिल गई। सैंडाइम ये जानने के लिए उत्सुक थे कि नारुतो इतना उत्साहित क्यों था, और उनकी उत्सुकता तब और बढ़ गई जब लड़के ने उन्हें एक कंगन दिया और उसे पहनने का आदेश दिया। हिरुज़ेन ने लड़के पर भरोसा करते हुए उसे पहन लिया। ओजी-सान, मैंने इसे ठीक कर लिया। यह मेरा प्रोजेक्ट था। मैंने इसे खुद ही उकेरा भी है, इसलिए मैंने आपके लिए एक बनाया है। यह क्या करता है, नारुतो-कुन? तुम्हें इसे अपने चक्र से जोड़ना होगा ताकि कोई और इसका इस्तेमाल न कर सके। फिर इसे उन 3 मोतियों में प्रवाहित करो।
तब तुम्हें पता चलेगा कि यह क्या कर सकता है, बस इसका विरोध मत करना। हिरुज़ेन ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन लड़के की बात मान ली। उसने महसूस किया कि चक्र उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है, लेकिन जानता था कि यह उसका अपना चक्र है, इसलिए वह थोड़ा भ्रमित था। चक्र रुकने के बाद उसने प्रक्रिया दोहराई और एक और प्रवेश महसूस किया। फिर उसने अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंग देखे। उसने उस दृश्य को अनदेखा किया और बाकी मोतियों को सक्रिय किया, एक भंडारण सील और एक ट्रैकिंग सील, जो प्रशिक्षण से हुई प्रगति को दर्शाती है। होकागे लगभग अवाक रह गया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, नारुतो। ये कमाल है। नारुतो को अपने सीने में एक जानी पहचानी गर्माहट महसूस हुई और जब उसके दादाजी ने उसे गले लगाया तो यह और भी तीव्र हो गई। उसे यह अच्छा लगा। अगले 2 वर्षों में उजुमकी के जीवन में कुछ उल्लेखनीय घटनाएं घटीं। पहली घटना थी उसकी पहली दोस्त का बनना। ये तब हुआ जब वो प्रशिक्षण कर रहा था। उसने किसी के शोर की आवाज़ सुनी और देखने गया। वो उसकी सहपाठी युगा हिनता थी और रो रही थी। इससे पहले उनका कभी कोई खास मेलजोल नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि एक बार जब उसे तंग किया जा रहा था तो उसने बीच बचाव किया था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे तंग किया जा रहा है। वह बस लड़कों की हरकतों से दुखी लग रही थी और समझना चाहती थी कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके सवालों से वे असहज हो गए और चले गए। उसने भी कंधे उचकाए और चला गया। उनके दादाजी ने एक बार कहा था कि रोते समय लोग अक्सर गोद में लिए जाने या गले लगने से खुश होते हैं। उन्होंने बताया कि जब उनका पोता कोनोहामारू छोटा बच्चा था तब उन्होंने उसके साथ ऐसा किया था। नारुतो ने सोचा कि अगर कोनोहामारू को इससे आराम मिला है तो शायद उसे भी आराम मिले, इसलिए वह उनके बगल में बैठ गया और एक हाथ उनके कंधे पर रख दिया। वो चौंक गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई उन्हें छू रहा है या दिलासा दे रहा है। क्या तुम ठीक हो? नारुतो ने पूछा और उसके सवाल ने उसे चौंका दिया। वो सचमुच पूछ रहा था, मानो उसे खुद भी जवाब नहीं पता हो। उसने सिर हिलाकर ना कहा और खुद को संभालने की कोशिश की। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हुआ? मेरे दादाजी कहते हैं कि बात करने से आराम मिलता है। मैं असफल हूं। ओह, किस तरह से? एक उत्तराधिकारी होने के नाते मेरे परिवार की कलाओं में मेरे पिता मुझे इसके लिए उपयुक्त नहीं मानते। क्या वो सही कह रहा है? नारुतो ने पूछा और हिनता फिर से चौंक गई। वो उलझन में था। असफल होना तो काफी वस्तुनिष्ठ बात लगती है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे अस्पष्ट मापदंड दिए गए थे। हाय, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, मानो वो खुद को समेट लेना चाहती हो। तो इसे बदल दो, उसने तटस्थ भाव से कहा। आमतौर पर कोई भी आलोचना महसूस करता, लेकिन नारुतो ने इसे इतनी बेपरवाही से कहा कि हिनता नाराज होने के बजाय ज्यादा उलझन में पड़ गई। अगर तुम असफल हो गए तो एक मानक है। तुम्हें ये पता लगाना होगा कि तुम उस मानक को पूरा क्यों नहीं कर पाए और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनानी होगी। मैंने कबीले के उत्तराधिकारियों को चुनौती देना इसी तरह शुरू किया था जब हम अभ्यास कर रहे थे। मैं तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं हूं, नारुतो-कुन। उसने अकादमी में बिताए समय के दौरान लड़के के विकास को देखा था और यह निरंतर प्रतीत हो रहा था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करोगी, उसने कहा और उसे दिल में दर्द महसूस हुआ। तुम हिनता की तरह मजबूत हो, इसलिए तुम्हें अपनी इस ताकत को और बढ़ाना चाहिए, किसी और की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब उसने अपनी बात पूरी करने के बाद समझदारी से सिर हिलाया तो वो मुस्कुराई। मैं हर दिन अभ्यास करती हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसमें दिलचस्पी होगी या नहीं, लेकिन अगर तुम कभी मेरे साथ अभ्यास या कुछ और करना चाहो तो मैं ज़रूर करूँगी। क्यों? मेरे दादाजी ने कहा था कि हम सब साथी हैं और हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। साथ ही, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लोगों को दुखी देखना अच्छा नहीं लगता, ये गलत लगता है। और किसी चीज़ में असफल होना अगली बार सफल होने का एक मौका होता है। मैं बहुत बार असफल होता हूँ क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ। तो, आप एक गर्वित असफल व्यक्ति हैं? नारुतो मुस्कुराया, मुझे लगता है कि मुझे ये पसंद आया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने देखा कि एक कुनोइची उनके सामने प्रकट हुई। उसके काले, लहराते बाल, लाल आंखें और पट्टियों से बनी पोशाक थी। नारुतो के मन में एक ही विचार आया, जिसे उसने बिना किसी झिझक के कहा, तुम असाधारण रूप से आकर्षक हो। अभी तक अज्ञात उस महिला ने लड़के की इस बेबाकी पर बस मुस्कुरा दिया। उसने उजुमकी परिवार के बारे में सुना था और जानती थी कि उसका ये कहना कोई गलत इरादा नहीं था, बस इतना कि यह उसके लिए सच था। धन्यवाद, उजुमकी-कुन, लेकिन कुछ महिलाएं नाराज हो सकती हैं अगर आप बिना नाम जाने इतनी बेबाकी से उनकी तारीफ करें। तो, हम अपना परिचय दें और फिर आपको बताएं? शायद, यह निर्भर करता है। वैसे भी, अगर यह बात फैल जाए कि आप महिलाओं को आकर्षक कहते हैं और आप कुछ महिलाओं के साथ ऐसा नहीं करते हैं, तो वे नाराज हो जाएंगी। तो, अगर मैं ऐसा करूंगी तो कुछ लोग नाराज होंगे और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो कुछ लोग? ये तो उलझन भरा है। मुझे इस बारे में ओजी-सान से पूछना पड़ेगा। खैर, मुझे अब जाना है, हिनता, फिर मिलेंगे। अलविदा, नारुतो-कुन। हिनता, कुरनाई ने कहना शुरू किया। तुम्हारे पिता ने जो कहा, वो सच नहीं है।
हाँ, ऐसा ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह हमेशा ऐसा ही रहे। उस दिन के बाद दोनों सप्ताह में 3 बार साथ में अभ्यास करने लगे और एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। नारुतो हमेशा हिनाता के प्रति ईमानदार रहता था, उसकी हर समस्या को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार रहता था और उसे विश्वास था कि हिनाता सफल हो सकती है। वो कभी कभी बेबाक और थोड़ा अटपटा हो सकता था, लेकिन हिनाता ने उसकी भाषा समझनी सीख ली। उसकी दयालुता और देखभाल करने का अपना एक अलग अंदाज था। नारुतो को भावनाओं और लोगों के व्यवहार के कारणों के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिला। उदाहरण के लिए, हिनाता से पहले उसने कभी शर्म के बारे में नहीं सुना था। हिनाता ने उसे सेक्सी जुत्सु बनाने और उसका प्रदर्शन करने के तौर तरीकों को समझने में भी मदद की। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नारुतो ने फुइनजुत्सु के बाकी 3 खंड पूरे कर लिए। खंड 8 जुइनजुत्सु पर था। उन्हें कैसे बनाया जाए, उनका मुकाबला कैसे किया जाए। इसमें सरणियों को विस्तारित और संकुचित करने, मोहरों को सक्रिय किए बिना पूरी सरणियों को देखने और मोहरों को छिपाने और ढकने की विधियों का भी वर्णन था। खंड 9 अंतरिक्ष समय फुइनजुत्सु निंजुत्सु के बारे में था। इसमें मुख्य रूप से स्थिर पॉकेट आयाम बनाने के लिए भंडारण मोहरों को बुलाने और आगे बढ़ाने पर चर्चा थी, लेकिन इसने नारुतो की अगली परियोजना और तीसरी महत्वपूर्ण बात को जन्म दिया। खंड 10 भौतिकीकरण के बारे में था, साथ ही उन सभी तत्वों से जटिल मोहरों को तुरंत बनाना सीखने पर भी। ये खंड वास्तव में मोहर लगाने के रचनात्मक पहलू पर केंद्रित था कि कैसे सभी भाषाएं, प्रतीक और अन्य जानकारी समान थी। इसे कुछ अनूठा बनाना फुइनजुत्सु उपयोगकर्ता पर निर्भर था। उसके दादाजी को नारुतो पर बहुत गर्व था कि उसने सभी वॉल्यूम पूरे कर लिए थे और उन्होंने वादा किया कि जैसे ही नारुतो स्नातक हो जाएगा, वे उसे सीलिंग मास्टर के रूप में प्रमाणित करवा देंगे। नारुतो को जो परीक्षाएं देनी थीं, वे आधिकारिक परीक्षाएं थीं, लेकिन जब तक नारुतो एक शिनोबी नहीं बन जाता, तब तक वे परिणामों को प्रमाणित नहीं कर सकते थे। नारुतो हिचकिचा रहा था। हिनाता ने उसे यह बात समझाई, क्योंकि उसने अपने दादाजी को इतना खुश देखा था, लेकिन उसे सवाल पूछना ही था। ये सुनकर सैंडाई में इतना चौंक गया कि उसने नारुतो से इसे दोहराने को कहा। क्या योंदाइम समा मेरे पिता हैं, ओजी-सान? हाँ। हिरुज़ेन जानता था कि वह झूठ बोल सकता था, लेकिन झूठ बोलने से उनके रिश्ते को खतरा हो सकता था, इसलिए उसने नारुतो पर भरोसा करने का फैसला किया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे पिता के बहुत सारे दुश्मन थे, नारुतो-कुन, और वे तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मुझे खेद है कि मुझे ये बात तुमसे छिपानी पड़ी। क्या मेरी माँ और वो, क्या वे मुझसे प्यार करते थे? बिल्कुल। आपने कभी 2 लोगों को माता पिता बनने को लेकर इतना उत्साहित नहीं देखा होगा। उन्हें आप पर बहुत गर्व होगा, नारुतो-कुन। दोनों फुइनजुत्सु के उस्ताद थे और उन्हें बहुत खुशी होगी कि आप अपने कुल की विशेषता को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मैं सचमुच एक उज़ुमकी हूँ? हाँ, कुशिना उज़ुमकी तुम्हारी माँ थी। हिरुज़ेन ने देखा कि नारुतो इस जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे के भाव बदल गए और हिरुज़ेन को पूछने की ज़रूरत महसूस हुई, नारुतो-कुन, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ऐसी चीज़ की कमी खल रही है जो मेरे पास कभी थी ही नहीं। उदासी भरी हुई, नारुतो-कुन। इसका मतलब है तड़प या लालसा, यही तुम महसूस कर रहे हो। ओह, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पसंद है। मुझे लगता है कि यह मुझे दुखी कर रहा है और मुझे ये भी पसंद नहीं है। हिरुज़ेन ने जाकर अपने पोते को गले लगा लिया। मैं जानता हूँ, मेरे बेटे, मैं जानता हूँ। लेकिन नकारात्मक भावनाओं को भी महसूस करना चाहिए क्योंकि वे तुम्हारा हिस्सा हैं और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। ये दिखाता है कि भले ही वे तुमसे इतनी जल्दी छीन ली गई, तुम तीनों का रिश्ता जीवन और मृत्यु से परे था। अपनी भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो, लेकिन उन्हें नकारो भी मत। वे तुम्हें इंसान बनाती हैं, वे तुम्हें वास्तविक बनाती हैं। उन्होंने महसूस किया कि लड़का उनके सीने पर सिर हिला रहा है और वह प्यार से उसकी पीठ सहला रहे हैं। दोनों उसके माता पिता के बारे में बातें कर रहे थे। नारुतो सारी बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहा था। हिरुज़ेन ने वादा किया कि जैसे ही वह किसी शिनोबी बैंक में खाता खोलेगा, वह अपनी विरासत नारुतो को देना शुरू कर देगा, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि नारुतो को कम से कम चूनिन बनने तक, और बेहतर होगा कि एक अनुभवी जोनिन बनने तक, किसी को भी इस बारे में नहीं बताना है। नारुतो मान गया और वे साथ में समय बिताने लगे। लड़का पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। आखिरी महत्वपूर्ण घटना थी नारुतो को ये पता चलना कि उसके अंदर क्या शक्ति समाहित है। ये जानकर उसे अजीब लगा कि इतने सारे लोग जिस बात से डरते थे, वह ये थी कि वह और उसकी मोहर क्यूबी को रोक नहीं सकते थे। ये जानकर भी अजीब लगा कि उसके पिता ने ऐसा किया था और उसकी माँ कभी जिंचुरी की थी। ये शब्द उसके दादाजी इस्तेमाल करते थे। दादाजी ने कहा कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था और किसी दूसरे बच्चे को चुनना अपमानजनक होता। उन्होंने कहा कि 3 साल की उम्र तक नारुतो की इस स्थिति के बारे में किसी को पता नहीं था और उन्होंने कसम खाई थी कि अगर उन्हें कभी पता चला कि किसने यह बात लीक की है, तो वे उसे वहीं मार डालेंगे। नारुतो ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, ये जानकर अच्छा लगा। उसे कोई खास नकारात्मकता महसूस नहीं हुई।
लोग बहुत स्वागत करने वाले नहीं थे, लेकिन करने को कुछ था भी नहीं। वैसे भी उसके पास दादाजी, हिनाता और यूही सान थे। इससे साबित होता है कि वो लोगों से संबंध बना सकता है, तो वो यही करेगा। नारुतो हिनाता के बगल में बैठकर बीते कुछ सालों की यादों में खोया हुआ था। तभी उसे हिनाता के भी उसके बगल में बैठने का एहसास हुआ। उसने अपनी दोस्त को देखकर मुस्कुराया और हिनाता ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। पिछले 2 सालों में हिनाता काफी बदल गई थी। वो अब भी शांत और गंभीर थी, लेकिन पहले जैसी शर्मिली और असुरक्षित नहीं थी। उन्होंने कई लड़ाइयां और संघर्ष किए, लेकिन हिनाता में आत्मविश्वास आ गया था। उसे एहसास हो गया था कि खुद को बेहतर बनाने के लिए कोई जादू नहीं होता, ये सिर्फ मेहनत का फल है। और भले ही वह पहले आसानी से निराश हो जाती थी, लेकिन अब उसे मेहनत से डर नहीं लगता था। उसे बस ये समझना था कि उसमें कोई कमी नहीं है। हर दिन अपने दोस्त और देखभाल करने वाले की मदद से वो खुद को आगे बढ़ाती थी। उसके कबीले में भी ये बदलाव नजर आ रहे थे, भले ही उसके पिता ने उसकी अहमियत के बारे में अपने पुराने बयानों को न बदला हो। हाय नारुतो कुन, उसने कहा। युगा वंश की वारिस ने 2 रंगों वाली लैवेंडर जैकेट, नीली पैंट और मैचिंग सैंडल पहनी हुई थी। उसने गले में हेडबैंड बांध रखा था और उसके बाल कंधों तक लंबे थे। सुप्रभात हिनाता, नारुतो ने कहा। उसने अपने बाल भी बढ़ा लिए थे। पहले की तरह नुकीले बाल उसके चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे और एक चोटी उसके सिर पर बंधी पट्टी से बाहर निकल रही थी। उसने नारंगी और काले रंग की जैकेट पहनी थी, जिसके पीछे लाल रंग का उज़ुमकी सर्पिल बना हुआ था। उसकी पैंट और सैंडल काले रंग की थीं, जो उसके घुटनों तक आती थीं। नारुतो हमेशा अपना मोतियों का कंगन पहने रहता था। हिनाता भी अपना कंगन पहने रहती थी, जिसके मोती नीले रंग के थे और उन पर सफ़ेद रंग की पुतलियां बनी हुई थीं। उसने 6 महीने पहले दोस्ती की निशानी के तौर पर उसे ये कंगन दिया था और हिनाता इसे सबसे कीमती गहने की तरह संभाल कर रखती थी। संक्षिप्त अभिवादन के बाद दोनों चुपचाप कक्षा का अवलोकन करते हुए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। उनकी चुप्पी तब भंग हुई जब 2 नवशिक्षित कुनोइची अंदर आईं और उचिहा सासुके के बगल में कौन बैठेगा, इस बात पर बहस करने लगीं। दोनों तब तक बहस करती रहीं जब तक इरुका सेंसेई ने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। वे बैठ गईं, लेकिन इससे पहले सकुरा ने उन्हें घूरकर देखा और इन्होंने आंख मारी। नारुतो ने बस हाथ हिलाकर जवाब दिया। उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि सकुरा-सान उससे इतनी नाराज क्यों थीं। 12 साल का होते ही उसने सकुरा, इनो और हिनाता से कहा कि जब वे सब यौन रूप से परिपक्व हो जाएंगी, तो वह उनके साथ यौन संबंध बनाने को तैयार होगा क्योंकि वे बहुत आकर्षक होंगी। उसे लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसमें अभी 4 साल बाकी थे। सकुरा घबरा गई और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इनो हंसी और बोली कि वह बहुत ज्यादा ही बेबाकी दिखा रहा है। हिनाता शर्मा गई और समझाया कि जिन लड़कियों को वह मुश्किल से जानता है, उनसे ऐसा प्रस्ताव रखना अशोभनीय है। उसने आह भरी और फिर कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन सकुरा को तब से उससे गहरी नफरत हो गई है। अब मैं आपकी टीमों के नाम बताऊंगा, मुझे बीच में मत टोकना, इरुका सेंसेई ने कहा और टीमों के नाम गिनना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर हिरुज़ेन काकाशी को नारुतो के अपार्टमेंट में ले गया। एक बच्चे के हिसाब से यह एक ठीक-ठाक आकार का अपार्टमेंट था। बैठक में एक लाल सोफा और कुर्सी थी। एक कॉफ़ी टेबल और टेलीविज़न भी था। कोने में एक मेज भी थी जिस पर किताबें रखी थीं। साथ ही एक हथियार रखने का स्टैंड भी था जिस पर लकड़ी का एक डंडा और 2 बेत रखे थे। रसोई में एक सामान्य 2 तरफा सिंक, स्टोव, ओवन और काउंटर के ऊपर और नीचे अलमारियां थीं। काकाशी ने अलमारियों और फ्रिज में तलाशी ली। उसे जो मिला उसे देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। फल, सब्जियां, मेवे और हाल ही में शिकार किया गया मांस। डेयरी उत्पाद भी थे। अलमारियों में इंस्टेंट नूडल्स और ग्रेनोला के साथ साथ खाना पकाने के लिए आवश्यक सामान भी था। एक आजीवन अनाथ से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब उसने शिनोबी के खान पान के बारे में एक किताब पढ़ी तो उसने मुझसे खरीदारी करना सिखाने के लिए कहा। होकागे समा, आपको मेरे साथ आने की क्या ज़रूरत थी? नहीं तो तुम्हें प्रवेश नहीं मिलता, हिरुज़ेन ने कहा और काकाशी के अविश्वास को देखा। उसने फुइंजुत्सु की सभी 10 पुस्तकें पूरी कर ली हैं। हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। वो एक प्रमाणित सील मास्टर है। कुत्ते को बुलाने वाले ने अपने आश्चर्य को अच्छी तरह छिपा लिया। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, काकाशी? हाँ, भले ही वो परीक्षा में असफल हो जाए, उसे शिनोबी बनना ही होगा। उसमें इतनी क्षमता है कि उसे शिनोबी न बनना पड़े तो ठीक नहीं होगा। हाँ, साथ ही वह अपने माता पिता के बारे में जानता है और बहुत संभव है कि वह ये भी जानता हो या जान जाएगा कि आप उसके पिता के छात्र थे। बहुत बढ़िया। क्या मुझे और कुछ जानना चाहिए? तुम जानते हो कि वह अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करता है ना? जोनिन ने सिर हिलाया। तो इतना काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब मेरे पास पर्याप्त जानकारी है। मैं चलता हूँ, होकागे समा। हिरुज़ेन ने सिर हिलाया और काकाशी चला गया।
हिरुज़ेन भी चले गए और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया उन्हें सुरक्षा व्यवस्था फिर से सक्रिय महसूस हुई। उन्होंने दरवाजे पर आखिरी नज़र डाली और उम्मीद की कि उन्होंने सही फैसला लिया है। चूंकि नारुतो कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों में था, इसलिए उसे काकाशी की टीम में नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्हें लगा कि युवा जोनिन के प्रति उनका कुछ दायित्व है। हिरुज़ेन को उम्मीद थी कि उन्होंने एक पक्ष के साथ सही करके दूसरे के साथ गलत न किया हो और उन्हें इस सच्चाई का डर सता रहा था जिसका जवाब केवल समय ही दे सकता था। काकाशी प्रशिक्षण मैदान में पहुंचा और उसे उम्मीद थी कि उसके तीनों संभावित छात्र भूखे और गुस्से में होंगे। 2 तो थे, लेकिन सिर्फ लड़की ने ही अपनी नाराजगी जाहिर की। शिनोबी नियमों का तो यही हाल है, काकाशी ने सोचा। सुनहरे बालों वाली लड़की ठीक थी, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, तुमने खाना खा लिया है ना? हाय, भले ही यह मेरे आदेशों के विरुद्ध था। गलत आदेश, हाताके-सान। काकाशी ने बस मुस्कुरा दिया और फिर अपनी जेब से 2 घंटियां निकालीं। इन घंटियों को प्राप्त करने के लिए आपके पास 1 घंटा है। जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसे वापस अकादमी भेज दिया जाएगा। अगर हम दोनों में से 2 घंटियां ला सकते हैं तो विफलता दर 2/3 कैसे हो सकती है? नारुतो ने सोचा। बाकी लोग भी शायद ऐसा ही कर पाते अगर वे भूखे और चिंतित न होते। यहाँ कुछ गड़बड़ है। टाइमर सेट करने के बाद काकाशी ने कहा, आप शुरू कर सकते हैं, और उनमें से 2 छिप गए। बचा हुआ एक उजुमकी था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या आपको छिपना नहीं चाहिए? नहीं, शिनोबी रणनीति की किताब में मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार छिपना ठीक नहीं है। जो हम चाहते हैं वो तुम्हारे पास है, इसलिए हमारा पीछा करने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। हमारी निष्क्रियता से तुम्हें ही फायदा होगा। और चूंकि हमारे पास कोई तय योजना या मिलने का स्थान भी नहीं था, इसलिए बाकी दोनों मेरे साथ या एक दूसरे के साथ काम करने के उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। कॉपी निंजा ने कहा, लेकिन वह असहमत नहीं हो सका। वैसे तो वह उनका पीछा करता, लेकिन अगर यह असल जिंदगी की स्थिति होती तो उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं होता। उसने पढ़ने के लिए अपनी किताब निकाली, इस उम्मीद में कि शायद वह उस गोरे लड़के को या उनमें से किसी एक को चिढ़ा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी हैरानी के बीच चिबी योंदाइम ने उस पर रियो सिक्कों से भरा पस फेंक दिया। जोनिन हाटाके काकाशी-सान, मैं आपकी सेवाओं के लिए बातचीत शुरू करना चाहती हूँ। ओह, और आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? एक पुनर्प्राप्ति अभियान। कब? अब नहीं कर सकता, व्यस्त हूँ। क्या मुझे 1 घंटी मिल सकती है? नहीं, माफ़ कीजिए, अगर आपको चाहिए तो आपको इसे लेना पड़ेगा। सासुके और सकुरा दोनों को लगा कि नारुतो अपने गुरु को रिश्वत देकर कोई मेहनत न करने की कोशिश करके बेवकूफ़ी कर रहा है। उन्होंने देखा कि नारुतो ने अपनी एक माला को छुआ और फिर अचानक कहीं से कुनाई और शूरिकेन आने लगे। सभी काकाशी गुरु की ओर निशाना साध रहे थे। काकाशी ने हथियार देखे और तुरंत उन्हें बदलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने चक्रा इकट्ठा किया, वह बिखर गया और वे अकड़ गए। वे गोले उनके आर पार निकल गए। वे साधारण क्लोन थे। उन्होंने देखा कि नारुतो अपना सीना रगड़ रहा है। मुझे खुशी हुई। मुझे लगता है कि यह खुशी की बात है। हाताके काकाशी-सान, कृपया मुझे असली परीक्षा के मापदंड बताइए। काकाशी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन प्रभावित हुए। नारुतो-कुन, ये घंटियां स्पष्ट रूप से तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं। जी हाँ, वे भी एक तरह से छलावा हैं, कम से कम कुछ हद तक। अब कृपया समझाएं। क्षमा करें, ये संभव नहीं है। मैं तुम्हें तब तक पीट सकता हूं जब तक तुम हार न मान लो। मुझ पर भरोसा रखो, बच्चे, तुम्हारे पास मुझे हराने के लिए न तो कौशल है और न ही समय। हाँ, मुझे भी यही लगा था। लगता है ये टीम वर्क ही है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य ही गलत है। आप हमारी निर्दयता की परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। और 2 घंटियां हैं, लेकिन दोनों ही विफल हो जाएंगी। हिसाब तो गड़बड़ है। शाबाश, नारुतो, क्या तुम मुझे रिहा करना चाहते हो? जब तक सासुके और सकुरा घंटियां नहीं ले लेते, तब तक नहीं। नारुतो के ऐसा कहते ही उसके साथ ही अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए और ठीक वैसा ही किया। नारुतो ने सील तोड़ दी और काकाशी को फिर से अपने चक्र का प्रवाह महसूस होने लगा। नारुतो, तुमने ये कैसे किया? इतनी देर तक यहाँ रुकना समझदारी भरा कदम था, लेकिन रात के 2:30 बजे तक रुकना काफ़ी नहीं था। आपके जाने के बाद मैंने मैदान को तैयार कर दिया। आपने इसे कैसे सक्रिय किया? आपने तो कोई चक्र उत्सर्जित नहीं किया। चक्र की ज़रूरत नहीं पड़ी, नारुतो ने कहा, और काकाशी ने तेज़ी से सोचा और उस नतीजे पर पहुंच गया जो सिर्फ जीनियस ही पहुंच सकते हैं। उसे समझ आ गया कि नारुतो ने प्रेशर ट्रिगर का इस्तेमाल किया था। सिक्के शायद नारुतो के अपने वजन का अंदाज़ा न होने की कमी को पूरा करने के लिए थे। चक्र की पूर्ति ही आखिरी एक्टिवेशन थी। काकाशी को अकादमी से निकले एक नए जैनिन ने बेवकूफ़ बना दिया था। ये बहुत शर्मनाक था। ठीक है, आप परीक्षा अवधि के लिए टीम में हैं। परीक्षण अवधि क्यों? सासुके ने पूछा। नारुतो ने परीक्षा में गड़बड़ी कर दी। तुम्हें पता है क्या करना है, इसलिए तुम्हारी दोबारा परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। कल सुबह ठीक 7 बजे यहीं वापस आना, काकाशी ने कहा और फिर गायब हो गया।
शाबाश बेवकूफ़। हाँ धन्यवाद बेवकूफ़। मैं चाहूँगा कि तुम मेरा अपमान न करो, मुझे ये पसंद नहीं है। वैसे भी तुम दोनों में से किसी को भी परीक्षा का रहस्य नहीं पता था और मेरे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि तुम इसे समझ पाते। कल मिलते हैं, नारुतो ने कहा और चला गया। सासुके और सकुरा दोनों ही उसकी बातों का खंडन नहीं कर सके। काकाशी सेंडाइमे के कार्यालय में पहुंचा और उसे तुरंत अंदर जाने की अनुमति मिल गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि कमरा जोनिनों से भरा हुआ था और सेंडाइमे उस पर मुस्कुरा रहे थे। फिर उसने सेंडाइमे की मेज पर क्रिस्टल बॉल देखी और उदास हो गया। टीम 7 अस्थायी पास, उसने कहा और सब हंसने लगे। कॉपी निंजा को एक शरारती बच्चे से हारने की बात भुलाने में बहुत समय लगेगा। तो यह विचार नारुतो द्वारा एक शिनोबी फिटबिट बनाने से आया। इसे सील्स आसान है, लोग कठिन है, चुनौती समझें। मैं इस पर बाद में फिर आ सकता हूं, लेकिन ये चुनौती सबके लिए खुली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।